हेलो दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि यूपी एपीओ का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक में उसका डेट आ सकता है और अप्रैल में होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हमने चैप्टर वाइज चलाया, फिर उसके बाद अभी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को शुरू किया है। तो ये बीएसए का हमने फुल लेंथ का टेस्ट लिया और साथ ही साथ जीएस के एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए 1857 की क्रांति का हमने टेस्ट लिया। ये हमारा पहला फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ था और साथ में जीएस को भी हमने रखा। फुल लेंथ मतलब सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें हमने 60 क्वेश्चन रखा और 150 मार्क्स के रख दिए, यानी कि 2.5 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन और 1 घंटे टाइम इसमें दिया गया। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और आपको एक माध्यम मिलेगा समझने का कि किस तरह से यूपी एपीओ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और अभी भी वक्त है अपनी तैयारी को किस तरीके से हम और बेहतर बना सकते हैं। खासकर जीएस में आप लोगों को ज़्यादा समस्या होता है, तो उसको हमने ज़्यादा ध्यान में रखते हुए चर्चा करने का कोशिश किया है। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित शब्दों के माध्यम से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो अगर आप देखें तो कहता है कि तथ्य में न केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित हैं, तो ये तो सही है। न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि 2(1)A में जो परिभाषा दी गई है न्यायालय की बीएसए में, उसके अंतर्गत मध्यस्थ सम्मिलित नहीं होता है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी, यह सही नहीं है। मध्यस्थ सम्मिलित नहीं होता है, आर्बिट्रेशन शामिल नहीं होता है। फिर अब आगे देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हमें आंसर मिल गया तो बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है, शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज के अंतर्गत आता ही है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, का पर खा की हत्या का आरोप लगा हुआ है, उसके विचारण में निम्नलिखित में से कौन विवादक तथ्य हो सकते हैं। फैक्ट इन इश्यू को पूछ रहा है। फैक्ट इन इश्यू के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है, इस चीज का आरोप लगा हुआ है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, ये आरोप लगा हुआ है। तो 2(1)G में फैक्ट इन इश्यू के बारे में परिभाषा दिया गया है। अगर उसको ध्यान में रखते हुए हम देखें तो क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, क्या क्या है। पहला पॉइंट है कि का ने खा की हत्या की, तो ये विवाद्य तथ्य हो जाएगा। का एक ईमानदार व्यक्ति है, ये विवाद्य तथ्य नहीं होता है। विवाद्य तथ्य कार्यवाही का केंद्र बिंदु होता है, जिसके आधार पर जजमेंट दिया जा सकता है, जिसको डिसाइड होते ही। तीसरा, का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, ये भी गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। फैक्ट इन इश्यू होता क्या है, एक पार्टी जिसका एलिगेशन लगा रही हो, दूसरा पार्टी उसे डिनाई कर रही हो। तो ये 1 और 3 हो गया। साथ में का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत, ये सब कैरेक्टर के लिए हो जाता है साक्ष्य। तो 1 और 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, दूसरे का बी आंसर हो जाएगा। फिर अगला मिलान करने के लिए सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तथ्य जो विवाद्य तथ्य का परिणाम है, तो अगर आपको याद होगा प्रसंग हेतुक परिणाम, प्रसंग हेतुक परिणाम किसके अंतर्गत दिया गया है, धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। प्रसंग हेतुक और परिणाम जो है वो धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग है, रेस जेस्टे जिसे हम कहते हैं, वो धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। तथ्य जो विवादित तथ्य की तैयारी को दर्शाते हैं, तो हेतु, तैयारी या पश्चात या पूर्व का आचरण अगर हम देखें तो धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत होता है। और सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, ये धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाता है 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। तो ये सी वाला आंसर हमारा सही हो जाता है यहाँ पे तीसरे वाले में। चौथे वाले में अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है। तो जब आपने पढ़ा होगा तो इस चीज़ के बारे में बताया गया होगा कि यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहा है कि
जो मन की दशा के बारे में तथ्य दिए गए हैं, वहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो 7 चीज़ें हैं मन की दशा के अंतर्गत। वो 7 चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन और वैमनस्य, किसी व्यक्ति के प्रति वैमनस्य, धारा 12 में ये सब हैं, वैमनस्य और सदीक्षा। ये याद रहना चाहिए आपको, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3, 3, 6, 1, 7 चीज़ें जो हैं ये आपको मन की दशा के अंतर्गत ये तथ्य जो हैं वो सुसंगत होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा इसमें एक नहीं है, तो हेतु शब्द जो है वो आपका नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये चौथे का सी आंसर हो जाएगा। आइए 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन फिर से वही मिलाने के लिए है। तो 5वां क्वेश्चन कहता है कि मिलान कीजिए और सही मिलान करना है इसमें कौन सा किसमें मैच करता है। तो धारा 5 की बात अगर हम करें तो धारा 5 में ऑलरेडी मैंने बता रखा है प्रसंग हेतुक परिणाम के बारे में, तो 5 का ए का सी हो जाएगा। फिर धारा 6 में जिसके बारे में अगर हम देखें तो धारा 6 के अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं वो हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण बताता है, तो ए में चला जाएगा, ये ए बी का पहला हो जाएगा। धारा 9 जो बात करता है वो जो तथ्य जो सुसंगत या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं उनकी सुसंगतता के बारे में बात करता है। और धारा 12 अभी ऊपर मैंने बताया शरीर की किसी दशा को दर्शित करने वाले तथ्य। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए का तीसरा है, बी का पहला है, सी का दूसरा है और डी का चौथा हो जाता है। 3, 1, 2, 4, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन जो है, सामान्य नियम यह है कि स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। ये तो हमेशा आपने देखा होगा कि एडमिशन जो होता है और जो एडमिशन कर रहा है उसके अगेंस्ट साबित किया जाता है। लेकिन बीएसए की एक धारा है जो इस नियम का अपवाद बताती है और उसमें 3 कंडीशन दिए गए हैं, 3 कंडीशन जो ये बताते हैं कि कब हम अपने पक्ष में साबित कर सकते हैं जो हमारे द्वारा स्वीकृति की गई है। उसके बारे में चर्चा किया गया है धारा 19 में, सेक्शन 19 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर आता है 7वां, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हो जाता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अगर पुलिस के सामने किया जा रहा है या पुलिस अभिरक्षा में किया जा रहा है तो वो रिलेवेंट नहीं होता है, रिलेवेंट नहीं होता है। और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अगर किया जा रहा है कोई भी कन्फेशन तो उसे एडमिसिबल माना जाता है, उसे सुसंगत माना जाता है, रिलेवेंट माना जाता है। तो ये जो दिया गया है वो धारा 22 में दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 7वें का डी। ठीक है, इसके बारे में हो गया। फिर आते हैं हम, मृत्युकालिक कथन ग्राह्य होता है। किन मामलों में मृत्युकालिक कथन को एक्सेप्ट किया जाता है? मृत्युकालिक कथन को किन मामलों में एक्सेप्ट किया जाता है? तो इसके बारे में अगर हम देखें तो धारा 26 में चर्चा किया गया है मृत्युकालिक कथन के बारे में, और ये सिविल हो या क्रिमिनल हो दोनों मामलों में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दीवानी और दांडिक दोनों मामलों में। फिर आता है 9वां क्वेश्चन हमारा। 9वें क्वेश्चन में जैसा कि प्रीलिम्स में जिस तरीके से पूछता है क्वेश्चन उसी के तरीके से हमने कोशिश किया है क्वेश्चन को रखने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं कि मानचित्र, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति किस धारा के अंतर्गत दी गई है। कि जो मानचित्र, चार्ट या रेखांक हैं लोक विक्रय के लिए हो या सरकार के अथॉरिटी के अंदर बनाया गया हो तो वो रिलेवेंट हो जाते हैं। लोक विक्रय के लिए हो या सरकार के प्राधिकार में बना हो तो वो रिलेवेंट हो जाता है, वो धारा 30 के अंतर्गत में दिया गया है। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत द्वितीय वाद या विचारण के अपवर्जन हेतु पूर्व निर्णय को सुसंगत माना गया है? तो अगर हम देखें तो धारा 34 कहता है कि कोई भी पूर्व निर्णय, कोई पहले का निर्णय, आदेश या डिक्री अगर पारित किया जा चुका है और किसी अन्य मामले की कार्यवाही को वो रोक दे तो उसे साक्ष्य के रूप में सुसंगत माना जाता है। तो ये रेस जुडिकाटा की तरह है जो कि धारा 34 में बीएसए में दिया गया है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित में से
किस विषय पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं होती है। तो अगर हम बात करें धारा 39 में दिया गया है विदेशी विधि दिया गया है, विज्ञान दिया गया है, कला दिया गया है। तो विदेशी विधि, कला, विज्ञान के बातों पर मतलब इन 3 क्षेत्र में बात किया जाता है कि अगर विशेषज्ञ की राय जो सुसंगत होती है इन 3 क्षेत्र में, विदेशी कानून हो, विज्ञान हो, कला, इसमें कोई किसी बात पर राय बनानी हो, कोई हैंड राइटिंग वगैरह के बारे में राय बनानी हो, फिंगरप्रिंट वगैरह के बारे में कोई राय बनानी हो, तो विशेष कुशल व्यक्ति, चाहे वो अनुभव के आधार पे हो चाहे ज्ञान के आधार पे हो, अनुभव और ज्ञान दोनों के आधार पे कुशल हो सकता है इंसान, तो दोनों में से किसी भी आधार पे अगर वो कुशल है तो उसका राय सुसंगत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक चीज़ नहीं है वो है वाणिज्य, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं धारा 12 के क्वेश्चन नंबर 12, हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है। तो हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है उस लेखक के साक्ष्य द्वारा जिसका है उसके साक्ष्य द्वारा, विशेषज्ञ के मत द्वारा, ये भी सही है। हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा, ये भी सही है। और धारा 72 के अंतर्गत न्यायालय, धारा 72 में आप देखते हैं कि फिंगरप्रिंट वगैरह, हैंड राइटिंग वगैरह को डायरेक्ट वहीं पे मैच करा लेता है कोर्ट न्यायालय में ही। तो लेखक का साक्ष्य हो, विशेषज्ञ का साक्ष्य हो, हस्तलिखित से परिचित मतलब आपके हैंड राइटिंग से जो परिचित कोई व्यक्ति हो उसका साक्ष्य हो, और धारा 72 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। तो 12 का डी आंसर हो जाएगा, चारों के चारों सभी सही हैं। फिर आता है बीएनएस की धारा 64 रेप वाले मैटर में अपराध में पीड़िता का सील का साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में सुसंगत नहीं है। तो जब बात आ रही हो कि वहाँ पे पीड़िता का सील का साक्ष्य दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो रिलेवेंट नहीं होता है। अगर सम्मति का बात चल रहा है और उसमें कहा जाए कि उसका कैरेक्टर ऐसा था वैसा था, तो वहाँ पे कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा उस साक्ष्य को। तो वो चीज़ जो दिया गया है हमारा, वो धारा 48 में दिया गया है। धारा 48 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। धारा 46 में जो चर्चा किया गया है वहाँ पे सिविल मामलों में आप अगर किसी के सील का साक्ष्य देना चाहते हो तो वो इररिलेवेंट होता है। फिर धारा 47 में हम बात करें क्रिमिनल मामलों में, अगर आप पूर्व का अच्छा आचरण अपना दिखाना चाहते हो कि पहले हमारा ऐसा कैरेक्टर था, तो आप दिखा सकते हो। तो अगर आप क्रिमिनल में अगर आपने अच्छे कैरेक्टर का साक्ष्य दिया तो सामने वाली पार्टी को भी अलाउ हो जाता है कि वो आपकी बातों का खंडन करे, यानी बुरे सील का साक्ष्य आपका दिया जा सकता है। बाकी 49 में यही जो बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है अगर आप सामने वाली पार्टी ने अच्छे सील का साक्ष्य दिया है तो धारा 48 में ये सुसंगत हो जाता है। फिर अधिनियम की कौन सी धारा में प्रावधानित है कि आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं होता है। अभी जस्ट मैंने बताया पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं होता है, अधिनियम की कौन सी धारा में बताया गया है आपराधिक मामलों में। तो पूर्वतन बुरा सील, तो यानी कि अच्छा सील सुसंगत होता है, बुरा सील सुसंगत नहीं होता है, उसके बारे में किस धारा में चर्चा किया गया है। तो ये धारा 49 में इसके बारे में बताया गया कि पूर्वतन आप सिर्फ उत्तर में बुरा सील का साक्ष्य दे सकते हैं, अदरवाइज वो इररिलेवेंट हो जाएगा। फिर नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील किस धारा में सुसंगत हो जाता है। सिविल मामले के लिए है कि सिविल मामले में अगर नुकसानी की रकम पर प्रभाव पड़े, नुकसानी की रकम बढ़ जाए या घट जाए, तो वहाँ पे हम किसी के बुरे सील का साक्ष्य हम दे सकते हैं। ये इसके बारे में धारा 50 में दिया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सील चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित होता है, क्या क्या आता है। तो अगर आप धारा 50 का स्पष्टीकरण देखते हो तो ख्याति और स्वभाव दोनों आता है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किसे साबित करना होगा, तो क्या साबित करना पड़ता है। तो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होता है, ये धारा 51 कहता है। पक्षकारों के द्वारा स्वीकृत तथ्य जो होता है उन्हें भी साबित करना आवश्यक नहीं होता, ये धारा 53 में दिया गया है। और पूर्व निर्णय धारा 34 में दिया गया है, और तो वो यहाँ पे साबित करना पड़ता है। न्यायालय ऑटोमेटिक प्रिज्यूम नहीं करता है या हमें साबित करने की आवश्यकता ऐसा नहीं है कि इस मामले में पड़ेगा, तो यहाँ पे साबित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो न्यायालय का कोई पूर्व निर्णय हमें साबित करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाता है। ये सब तो कोर्ट के सामने हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस धारा में स्वीकृत तथ्यों को साबित करने
की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो धारा 53 में दिया गया है। धारा 51 में दिया गया है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्यों को साबित नहीं करना पड़ता है। 52 में न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य कौन कौन से हैं जिन्हें साबित नहीं करना पड़ेगा, वो तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। 53 में स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है और 54 में मौखिक साक्ष्य के द्वारा दस्तावेजों को साबित किए जाने के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये 18 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 19 कहता है अधिनियम के किस अध्याय में मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अधिनियम के अध्याय 4 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो अध्याय 3 में किस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। तो अध्याय 3 की अगर हम बात करें तो वो तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं पड़ता है वो 51 से 53 में दिया गया है। 54-55 में अध्याय 4 दिया गया है जो कि हमारा बताता है मौखिक साक्ष्य के बारे में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है। तो जैसा आपको ज्ञात है दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए धारा 56 दिया गया है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा। तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाएगा। धारा 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा सही। अधिनियम के अंतर्गत किसे साक्ष्य नहीं माना गया। तो मौखिक साक्ष्य होता है, प्राथमिक साक्ष्य होता है, विशेषज्ञ द्वारा दिया गया साक्ष्य होता है, अनुश्रुत साक्ष्य नहीं। इसका अपवर्जन किया गया, अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में नहीं एक्सेप्ट किया गया है। फिर आता है 21 का बी हो गया। 22 का अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में दिया गया है। विशेषज्ञों की राय धारा 39 में दी गई है। द्वितीयक साक्ष्य के बारे में अगर हम देखें तो द्वितीयक साक्ष्य धारा 57 में न देकर धारा 58 में दिया गया है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सूचक प्रश्न 146 में है, सही है। साक्षियों की संख्या 139 में सही है। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 22 का बी हो जाएगा। 23 अगर हम देखें प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्रेत है। तो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया दस्तावेज खुद, और दस्तावेज का प्रत्येक भाग अपने आप में मूल होता है, ओरिजिनल होता है, प्राथमिक कहलाता है। और दस्तावेज का काउंटर पार्ट वाला जो स्थिति है वो भी प्राइमरी एविडेंस होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट में जो दूसरे के पास अवेलेबल है वो। तो वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों जो है प्राथमिक साक्ष्य के ही भाग हैं, प्राथमिक साक्ष्य ही हैं। तो 23 का डी। 24 देखें निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। तो अब देखना है इसमें से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। तो एक आंसर यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है, प्रमाणित प्रतियां। जब द्वितीयक साक्ष्य हम देख रहे होते हैं धारा 58 में ए ही देखते हैं तो ए में ही लिखा हुआ है प्रमाणित प्रतियों के बारे में। तो अगर प्रमाणित प्रतियां हैं, सर्टिफाइड कॉपी है, तो द्वितीयक एविडेंस होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, ना कि प्राइमरी एविडेंस होते हैं। तो इसलिए मुद्रण, शिलालेख, फोटो चित्रण जो भी हैं वो प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। 24 का आंसर डी है। अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है। तो अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया 57 में प्राथमिक साक्ष्य दिया गया है, 58 में द्वितीयक सेकेंडरी एविडेंस के बारे में दिया गया है, और 59 में अगर हम बात करें तो 59 में दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना दिया गया है। और उसके बाद हमारा 61 आता है तो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में चला जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा वो इसका बी हो जाएगा आंसर। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26। एक दस्तावेज जिसका प्रमाणित होना विधि द्वारा अनिवार्य है, प्रमाणित किया जाता है, उसका प्रमाणित होना, अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अनिवार्य है, तो उस अनुप्रमाणित किया जा सकता है। और साक्ष्य अधिनियम की किस धारा 67 के अंतर्गत किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, उसको साबित कैसे किया जाएगा। तो वहाँ पे अगर हम देखें धारा 67 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि कम से कम एक जीवित साक्षी द्वारा साबित किया जा सकता है उसको। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है उसके अंतर्गत ये बी आंसर हो जाएगा। दोनों में से कम एक प्रमाणित करने वाले साक्षी को बुलाकर हम साबित करवा सकते हैं। तो 26 का बी आंसर हो जाएगा। 27 की बात करें तो 27 में कहता है अधिनियम के किस धारा में लोक दस्तावेज का प्रावधान किया गया है। तो लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज पहले अलग अलग धाराओं में हुआ करता था, लेकिन इस वाले एक्ट में एक साथ कर दिया गया है एक ही धारा में। तो धारा 74 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है, लोक दस्तावेज धारा 74 के अंतर्गत दिया गया। फिर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है। तो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यों का दस्तावेज लोक दस्तावेज है। शासकीय निकायों का कार्यों का दस्तावेज
लोक दस्तावेज। भारत सरकार के अधिकारी के कार्यों का दस्तावेज, ये भी लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। धारा 74 का जब पहला क्लॉज पढ़ते हैं तब, और धारा 74 का दूसरा क्लॉज जब पढ़ते हैं तो प्राइवेट दस्तावेजों के बारे में समझ में आता है कि लोक दस्तावेजों को छोड़कर बाकी सारे दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज होते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षण संस्था के कर्मचारियों के कार्यों का दस्तावेज है, तो इस वजह से ये प्राइवेट दस्तावेज की श्रेणी में आ जाता है। 29, प्राइवेट दस्तावेज क्या है? तो अभी जैसा कि मैंने बताया 74(2) में लिखा हुआ है कि लोक दस्तावेज को छोड़कर बाकी सब प्राइवेट दस्तावेज हैं, तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी है, लोक दस्तावेज को छोड़कर अन्य दस्तावेज सभी के सभी प्राइवेट दस्तावेज हैं। 29 का डी हो जाएगा। अधिनियम की कौन सी धारा मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा करने के बारे में प्रोविजन करती है? तो मुख्तारनामों के बारे में, मुख्तारनामा का तात्पर्य है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में किस धारा में चर्चा किया गया है? तो धारा 84 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। 30 का ए आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद बात करें धारा 92 के अंतर्गत कितने वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा की जाती है? तो 31 नंबर क्वेश्चन कहता है धारा 92 के अंतर्गत। तो जैसा कि आपको ज्ञात हो, अगर धारा 92 आप लोगों ने पढ़ा हो तो 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में प्रिजम्पशन करने के लिए यहाँ पे बात किया गया है। 30 वर्ष पुराना दस्तावेज, तो यहाँ पे उपधारणा कर सकेगा के बारे में है, यानी कि मे प्रिज्यूम के बारे में चर्चा किया गया है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक अगर रिकॉर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक अगर वही चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई हो तो 5 वर्ष पुराना होगा। 5 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर 31 का डी हो जाएगा। अधिनियम की धारा 94 प्रावधानित करती है, तो 3 चीज़ों को प्रावधानित करती है, संविदा, अनुदान, धारा 94, या संपत्ति का अन्य बयान। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो कुछ भी शर्तें लिखी जाती हैं वो लिखित होती हैं, तो इस वजह से इनको जो साबित किया जाएगा वो प्राइमरी या द्वितीयक सेकेंडरी एविडेंस से ही साबित किया जाएगा, अदरवाइज किसी अन्य साक्ष्य से नहीं साबित किया जाएगा। तो इस धारा को बेस्ट एविडेंस रूल भी कहते हैं, बेस्ट एविडेंस रूल भी कहते हैं। तो ये हो गया डी आंसर इसका हो जाएगा। संविदा, अनुदान और संपत्ति के अन्य बयानों के शर्तों को प्रावधानित करती है धारा 94। सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम, जैसा कि मैंने बताया बेस्ट एविडेंस रूल, यही धारा 94 ए आंसर हो जाएगा। फिर आता है किसी अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है? तो पहले जो केस करने आया होता है उसके ऊपर साबित करने का भार होता है, सिद्ध करने का भार होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अभियोजन पक्ष पर। इसके बारे में धारा 104 में चर्चा किया गया है, आपको विदित हो, ज्ञात हो आपको कि 104 में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि अभियोजन पक्ष जो चाहता है न्यायालय से कि उसके फेवर में जजमेंट दिया जाए या न्यायालय से अपने अधिकार वगैरह की मांग करता है, उसी के द्वारा साबित करना पड़ता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार, यहाँ पे 105 जो बोलता है वो कार्यवाही के दौरान सबूत का भार जो होता है लगातार शिफ्ट हो रहा होता है। जो पक्षकार साक्ष्य नहीं देगा, मान लो ए ने अपनी तरफ से साक्ष्य दे दिया तो अब ए का पलड़ा भारी हो जाता है, अब बी को साक्ष्य देने की बारी आती है। अगर बी साक्ष्य ना दे तो बी केस को हार जाएगा। तो इसलिए अगर बी साक्ष्य दे दे तो अब बी के बाद फिर अब ए को देना होगा, फिर ए साक्ष्य दे दे तो बी को देना होगा, फिर बी साक्ष्य दे, जो नहीं दे पाया वो हार जाता है। तो यहाँ पे साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार लगातार बदलता रहता है, ये सी इसका आंसर हो जाएगा, 35 का सी। 36 की बात करें, धारा 108 निम्नलिखित में से किस पर लागू होना आशयित है? तो वहाँ पे अगर आपका अपराध जो है, आपका कार्य जो है बीएनएस के अधीन अपवादों के अंतर्गत आता है तो वहाँ ये आपको ही साबित करना पड़ता है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो ये 36 का ए आंसर हो जाएगा, क्रिमिनल मैटर है, बीएनएस के अधीन की बात हो रही है। फिर आता है धारा 116 लागू होती है। 37 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बात करता है कि धारा 116 लागू होती है कैसे विवाह के ऊपर? तो वो वैध विवाह के ऊपर लागू होती है। आपको ध्यान में होगा कि अगर वैध विवाह से जन्म लेने वाला बच्चा वैध विवाह के दौरान या डिवोर्स हो गया है तो उसके 280 दिन के भीतर अगर बच्चा जन्म लेता है तो यह निश्चायक सबूत होता है कि वह धर्मज संतान है, लेजिटिमेट चाइल्ड है कि नहीं है, उसके बारे में यहाँ डिसाइड होता है। तो वैध विवाह के दौरान हुआ या तलाक हुआ तो 280 दिन के भीतर हुआ तो बच्चा धर्मज माना जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वैध विवाह पर लागू होता है। 38 हम बात करें तो 38 में दिया गया है कि एक विवाहित स्त्री को आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंधी उपधारणा किस धारा में दिया गया है? तो इसके बारे में
आत्महत्या के बारे में है। तो आत्महत्या के बारे में अगर हम देखें तो धारा 117 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। धारा 117 में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि एक विवाहित स्त्री को आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी प्रावधान कहाँ पे किए गए, धारा 117। फिर उसी के बाद धारा 118 में दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा किया जा सकेगा दहेज मृत्यु के बारे में, तो धारा 118 में इसके बारे में चर्चा किया गया। यहाँ धारा 120 का एक क्वेश्चन है कि एक चोरी के तत्काल बाद एक के कब्जे में माल पाया जाता है तब। धारा 120 के अनुसार कभी कभी प्राकृतिक जो हम चीज़ों को देखते चले आए हैं उनके आधार पर कभी कभी उपधारणा की जाती है। जैसे चोरी करने के बाद चोरी का सामान जिसके पास मिला उसी को चोर माना जाता है, या चोर का साथी माना जाता है कि चोर ने उसको सामान ले जाकर दिया होगा, रिसीवर वगैरह माना जाता है। तो धारा 120 में अपने नॉलेज के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर और प्रकृति के मामूली अनुक्रम को देखते हुए उपधारणा की जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक कहता है न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि वह चोर था जिसके पास सामान मिला चोरी का या चुराए गए माल का रिसीवर था वो। तो ये हो जाता है, ए आंसर हो जाएगा, यही उपधारणा करेगा और बाकी सब तो अलग ही हो जाएंगे, एक ही आंसर सही होगा यहाँ पे। फिर कहता है साक्ष्य अधिनियम में निबंध नहीं, ये विबंध, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। विबंध से संबंधित उपबंध कहाँ पे दिया गया है, तो धारा 121 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। विबंध के बारे में 121 में चर्चा किया गया है। विबंध क्या है? विबंध किसी व्यक्ति को अपने किए गए बात से मुकरने से रोकता है, मुकरने से रोकता है और उसके कारण किसी को हानि हो गई हो, किसी ने कुछ कहा हो और उस पर विश्वास करते हुए किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो और जिससे उसे कोई हानि हो जाती है, तो इस व्यक्ति को जिसने बात कहा था उसे मुकरने नहीं दिया जाएगा अपनी बात से। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। व्यक्ति को रोकना नहीं, व्यक्ति को अपनी बात से मुकरने से रोकना होता है, तो डी आंसर हो जाएगा। 43 की बात अगर हम करें, साक्ष्य अधिनियम के अधीन विबंध की कौन किस्म सम्मिलित नहीं आती है इसमें। तो जैसा कि मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, अभी मैंने लास्ट में बीएसए का ही रिवीजन कराया है आप लोगों को, उस पूरे नोट्स में सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने जब आपको पढ़ाया विबंध, तो विबंध के दौरान मैंने 3 चीज़ पढ़ाया विबंध के प्रकार। एक अभिलेख द्वारा विबंध होता है, एक विलेख द्वारा विबंध होता है और एक आचरण द्वारा विबंध होता है। अभिलेख द्वारा, विलेख द्वारा और आचरण द्वारा, यानी कि ये तीनों हैं, बस एक चीज़ नहीं है, इच्छा द्वारा विबंध नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो 43 का ए आंसर हो जाएगा। 44 की अगर हम बात करें, साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अधीन स्थावर संपत्ति के अभिधारी को, अभिधारी मतलब जो किराएदार है, भूस्वामी मतलब मकान मालिक के उस संपत्ति पर स्वत्व का प्रात्यख्यान न करने दिया जाएगा, कि उसके मालिकाना हक को चुनौती नहीं देगा कि जब उसने हमें रेंट पे दिया था तो उस समय मालिक नहीं था। इस चीज़ के बारे में आपको, इस चीज़ को कहने से रोक दिया जाता है, विबंध लागू हो जाता है आपके ऊपर अगर आप किराएदार हैं तो इसके बारे में किस धारा में चर्चा किया गया है, तो इसके बारे में धारा 122 में चर्चा किया गया है। 121 में विबंध के बारे में और 122 में संपत्ति के मालिक और किराएदार के बारे में बात किया गया। फिर धारा 45 बात करता है निम्न व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं है। साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है। इसमें कभी कभी आप कंफ्यूजन में कई लोगों का नाम टिक कर सकते हैं, जैसे कम आयु का हो, अत्यधिक बुढ़ापा हो, शरीर या मन का रोग हो, या इसी प्रकार का कोई अन्य कारण हो। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें वो है कि जब सामने वाला व्यक्ति जो भी है, अगर वो प्रश्न को नहीं समझ पा रहा है या युक्ति संगत उत्तर देने में असमर्थ है, तभी वो सक्षम नहीं माना जाएगा। अदरवाइज पागल भी है, क्वेश्चन समझ पा रहा है, उत्तर सही से दे पा रहा है, तो वो सक्षम होगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो प्रश्नों को समझने और उसके युक्ति संगत उत्तर देने में असमर्थ है, ऐसा कोई व्यक्ति उसके अंतर्गत में आ जाएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अंतर्गत में धारा 124 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही हो जाता है कि प्रश्न को ना समझ सके, न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न को ना समझे और उसका युक्ति संगत उत्तर ना दे पाए। तो ये आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम देखें, तो बोलने में असमर्थ गवाह जो बोल नहीं सकता है, जिसे गूंगा व्यक्ति कहते हैं, न्यायालय में बयान लिखित रूप में देता है, उस स्थिति में उसका साक्ष्य माना जाएगा। जो गूंगा व्यक्ति है वो न्यायालय में साक्ष्य कैसे दे रहा है, वो है
बोलकर तो दे नहीं सकता, तो लिखकर अपना साक्ष्य दे रहा है। साक्ष्य तो लिखित में दे रहा है, लेकिन धारा 125 के अंतर्गत जो कहा जा रहा है कि क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, भले ही लिखित दे रहा है, तो उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य जो होगा और मौखिक साक्ष्य होगा, 46 का ए आंसर हो जाएगा। धारा 125 के अंतर्गत में ये चीज़ दिया गया। फिर आता है धारा 128 के बारे में पूछता है कि धारा 127 से लेके जब हम देखते हैं, धारा 127 से धारा 136 तक विशेषाधिकृत संसूचनाओं के बारे में दिया गया है। 126 से, एक मिनट, धारा 127 से 136 तक, ना कि 26 से 136 तक विशेषाधिकृत संसूचनाओं के बारे में यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। तो धारा 128 के अंतर्गत किसे विशेषाधिकार प्राप्त है, तो वहाँ पे विवाहित स्थिति के दौरान में जो संसूचनाएं की जाती हैं, कम्युनिकेशन किया जाता है, उसके लिए विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। यानी पति और पत्नी को धारा 128 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है। फिर आता है चेक करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें 3 जो है सही होंगे, अपनी धाराओं के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन एक जो होगा वो गलत होगा। तो अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं धारा 128 में ये सही है। राज्यों के कार्यकलापों के बारे में अगर हम देखें, साक्ष्य के बारे में, तो 129 में ये भी सही है। जब बात आता है वृत्तिक संसूचनाओं के बारे में, तो ये 132 में है, ना कि 135 में। तो यानी कि ये गलत होगा। सह अपराधी का साक्ष्य धारा 138 में है, तो इसका 48 का सी आंसर हो जाएगा। मुख्य परीक्षा क्या होती है? मुख्य परीक्षा क्या होता है? जो पक्षकार उसे बुलाता है, जिस साक्षी को, वो पूछताछ जब करता है, उसकी परीक्षा करता है, तो वही मुख्य परीक्षा होता है। तो किसी साक्षी की उसे उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। जो उसे बुलाया है उसके द्वारा जब परीक्षा की जाए तो वही मुख्य परीक्षा होती है, मेन एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कि अधिनियम के किस धारा में सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है। सूचक प्रश्न को अधिनियम के धारा 146 के अधीन परिभाषित किया गया है। तो ये रहा हमारा बीएसए का फुल लेंथ टेस्ट हमारा। अब इसके बाद हमारा जो 1857 की क्रांति है, जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये तो खैर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत भी आ जाता है, जिससे 8 नंबर आएंगे एपीओ में। वो है 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई को, जब मेरठ के शस्त्रागारों को लूट लिया गया था। वहाँ के लोग, वहाँ के सैनिक, वहाँ के जो बंदी थे, भारतीय सैनिक जो बंदी थे वहाँ पे, उन्होंने लूट पाट लिया, वहाँ पे लूट लिया वहाँ के शस्त्रागार को, और यहीं से शुरुआत माना जाता है 1857 की क्रांति का। और वो 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं और 12 मई को दिल्ली में भी विद्रोह मचा देते हैं। ये रहा आंसर हमारा 51 का सी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? अगर हम देखें तो बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो तात्कालिक कारण था, जो बारूद में एक चिंगारी की तरह साबित हुआ और 1857 की क्रांति में आग लगा दिया। तो वो था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, चर्बीदार सूअर और गाय की चर्बी से लगे हुए कारतूसों का प्रयोग करना, जो हिंदू गाय के वजह से और मुस्लिम सूअर के वजह से घृणा करते थे उस चीज़ से, और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उन लोगों ने शुरू किया था ये विद्रोह। फिर उसके बाद इसका 52 का ए आंसर हो जाएगा। 53 मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक, पैदल सेना जो होती है उसके अंतर्गत में आते थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, एक सिपाही थे उसमें, पैदल सैनिक में एक सिपाही थे। इन्हें 8 अप्रैल को फांसी की सजा दी जाती है। खैर, इसके बाद बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह को का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? किस शहर से किया था बेगम हजरत महल ने? बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है, महक परी। इन्होंने लखनऊ, ए आंसर हो जाएगा, लखनऊ से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर आता 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो 1857 में, 1858 में फिर वायसराय बन जाता है, ये वही है, ये कैनिंग। कैनिंग के समय पर ही ये 56 से लेके 62 तक ये गद्दी पर रहता है, वायसराय के पद पर बना रहता है। तो लॉर्ड कैनिंग 55 का सी आंसर हो जाएगा।
1857 में के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में अगर हम बात करें तो कानपुर में नाना साहब ने सैनिकों का नेतृत्व किया था, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था, तो नाना साहब हो जाते हैं। फिर 57 आ जाता है क्वेश्चन नंबर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार के बहुत बड़े नाम है कुंवर सिंह, सबसे ज़्यादा युद्ध इन्होंने ही जीता था उस समय पे। बाबू कुंवर सिंह आरा के रहने वाले थे, इन्होंने ही बिहार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। अब ये जो क्वेश्चन आपके जुडिशरी में या ईपीओ वगैरह में पूछा गया है ज़्यादातर, 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जिसने कहा था वो था टेलर नामक व्यक्ति ने। टेलर नामक एक विद्वान है, इतिहासकार है, जिसने 1857 की क्रांति को कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम के षड्यंत्र का परिणाम था, टेलर। फिर 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा? कि हम जब बर्बर लोगों को सभ्य बनाने लगे थे तो वो हमसे ही आकर युद्ध करने लगे, तो बर्बर लोग और हम सभ्य लोग, हमारे इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच में युद्ध हुआ था। ये किसने कहा था? ये होम्स ने कहा था, टी.आर. होम्स। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो कहा था वीर सावरकर ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे बोला था, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा था वीर सावरकर ने। तो ये रहा हमारा पहला फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्यूशन के साथ में आपको मिला। आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर आगे कंटिन्यू करना है, अगर हम ज्वाइन होना है तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये रहा नंबर, आप लोग कांटेक्ट कीजिए। अगर जिसको भी टेस्ट सीरीज़ आगे चाहिए यूपी एपीओ के लिए तो आगे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगे बताइएगा आप लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लाएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।